नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाली शक्तियों को उचित जवाब दिया जाएगा। चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सैन्य बलों के अधिक समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रसारित न करने को कहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के 7.79% से घटकर मई में 7.04% हुई। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू जारी रहेगी। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेलों का समापन। पदक तालिका में हरियाणा पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल विशाखापत्तनम में। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में वे सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि को देखकर प्रसन्न हैं। इनमें युद्धक भूमिका निभाने वाली महिला अधिकारी भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस शैक्षणिक वर्ष से बालिका कैडेटों को भी राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। श्री कोविंद ने कहा कि इस प्रतिष्ठित स्कूल में आने वाली बालिका कैडेट देश की रक्षा में अपना योगदान देंगी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां बंधनों को तोड़ रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश को गौरवान्वित कर रही हैं। Our daughters are breaking many glass ceilings and setting new records in various fields, making the country proud. When I travel to different universities and institutes across the country, I witness many instances of girls outshining boys. As the Supreme Commander, I am happy to see the rising number of women in the armed forces, including the combat roles. I am happy to note that recently Captain Abhilasha Barak became the first women officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator. राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य स्कूल विद्यार्थियों और भविष्य के कैडेटों को समग्र शिक्षा प्रदान करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ये स्कूल विद्यार्थियों और कैडेटों को उच्च नैतिक मूल्यों वाले नेताओं के रूप में विकसित करेंगे, जो भारत को एक मजबूत तथा अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे ले जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स were conceived with the aim of providing quality education to the wards of army personnel. But later, the schools were opened to civilians. I am happy to note that Rashtriya military schools are truly national in character. I am told that at present, cadets from 23 states are receiving education in this school. From Jammu and Kashmir to Kerala, the cadets here represent our unity in diversity. I am sure that this intermingling has helped the cadets to learn and appreciate the culture, language and traditions of their fellow cadets. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने तथा वैश्विक स्तर पर भावी चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सैन्य बलों के अधिक से अधिक समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 28वें संयुक्त सिविल मिलिट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। हमारे देश ने अपने सिविल एंड मिलिट्री गवर्नेंस आर्किटेक्चर के रिफॉर्म की जो यात्रा शुरू की है, उसमें इस तरह के ज्वाइंट प्रोग्राम्स निश्चित ही अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
और यह प्रोग्राम भी नेशनल सिक्योरिटी के डोमेन में जरूरी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की समझ विकसित करने में सिविल सर्वेंट और आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के लिए निश्चित रूप से मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है जो युद्ध नहीं चाहता। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही कभी किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाली शक्तियों को उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को आधुनिक और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब न केवल सैन्य बलों के लिए उपकरणों का निर्माण कर रहा है, बल्कि वह मित्र देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न सेवाओं के 47 अधिकारी भाग ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य रेलवे की परिचालन क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत के स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, नवाचार तथा उद्यमियों द्वारा विकसित की गई तकनीकों का लाभ उठाना है। स्टार्टअप नीति रेलवे के लिए नवाचार कार्यक्रम का हिस्सा है। ये नीति वृहद और अप्रयुक्त स्टार्टअप को इकोसिस्टम के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में सटीकता और दक्षता लाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से देश के स्टार्टअप्स को रेलवे से जोड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों और जोनल रेलवे द्वारा बताई गई 100 से अधिक समस्याओं में से 11 समस्याओं को हल करने के लिए चुना गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इन्हें नवाचारी समाधान ढूंढने के लिए स्टार्टअप के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि न्यू लिंक राष्ट्रीय राजमार्ग 133B और 131A का निर्माण कार्य पूरी रफ्तार से चल रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 133B का विस्तार 21 किलोमीटर से अधिक कर लिया गया है। इसमें 6 किलोमीटर लंबे गंगा पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये खंभों पर केबल से सधा हुआ विश्व का तीसरा सबसे लंबा पुल है। श्री गडकरी ने कहा कि ये राजमार्ग झारखंड में साहिबगंज को बिहार में मनिहारी से जोड़ेगा, जिससे यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश में 140 किलोमीटर लंबे चित्तूर से मल्लावाराम राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाने का काम इस वर्ष 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कार्बी आंगलोंग के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास है। श्री शाह ने कहा कि ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते से लेकर लोगों को उनका अधिकार दिलाने तक श्री मोदी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनावों में सभी सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत के लिए श्री शाह ने पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कार्बी के लोगों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। मणिपुर में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के एक वरिष्ठ नेता ने इम्फाल में आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उनके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया। समारोह में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई गणमान्य व्यक्ति और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। दृढ़ संकल्प के साथ विश्व स्तर पर बुलंद छवि गढ़ रहा है भारत। करदाताओं के मजबूत इरादों और निरंतर योगदान से सफलता का गगन चूम रहा है भारत। उन्नति के मार्ग पर सबको साथ लेकर चल रहा है भारत। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। जी हाँ, देश के तेज विकास के लिए हम सबका निरंतर योगदान बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून तक जमा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स,
सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। वो एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2022 तक अवश्य करें और देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाली शक्तियों को उचित जवाब दिया जाएगा। चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सैन्य बलों के अधिक समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी और प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित नहीं करने को कहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के 7.79% से घटकर मई में 7.04% हुई। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू जारी रहेगी। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेलों का समापन। पदक तालिका में हरियाणा पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल विशाखापट्टनम में। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण राजस्थान से लाए गए विशेष प्रकार के काले पत्थर से किया गया है। मंदिर के सामने संत तुकाराम महाराज की लगभग 2.5 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और समृद्ध संस्कृति को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के हर संभव उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और भारतीय युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर राष्ट्र की प्रगति में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए सरकार के प्रयासों का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि आज उद्यमिता से लेकर खेल तक सभी क्षेत्र समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं की पहुंच में हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। कई राज्यों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने की खबर है। उन्होंने कहा कि ये समय सतर्क रहने का है और कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड नियमों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बीच देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 195 करोड़ को पार कर गया है। अब तक कुल 195 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल 4,592 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 8,084 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण दर इस समय 98.68% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसमें नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के. पॉल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। श्रोता विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 01123421230 और 01123421764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं। श्री गांधी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ सत्याग्रह मार्च के बाद प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जांच एजेंसियां सभी के लिए एक समान काम करती हैं, इसलिए सभी को उस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित न करने की सलाह दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों और प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन आने के कारण ये सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है। इससे उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम हो सकता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं। ये भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विज्ञापन संहिता और विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संचालकों से ऑर्डर राशि में शामिल किए गए सभी शुल्कों जैसे डिलीवरी शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, कर और सर्ज प्राइसिंग को पारदर्शी रूप से दिखाने का आदेश दिया है। ई-कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को रेस्तरां के साथ उनकी संपर्क जानकारी साझा करने का विकल्प उपभोक्ताओं को देने की भी सलाह दी गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर मई में घटकर 7.04% हो गई है। यह अप्रैल में 7.79% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य तथा पेय पदार्थों और ईंधन तथा लाइट वर्गों में कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति के दर में गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने केंद्रीय बैंक को मार्च 2026 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की 2% के मार्जिन के साथ 4% पर बनाए रखने को कहा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना, जीएसटी को लागू करना, एक साथ 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना शामिल है। प्रहलाद पटेल ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर में बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस सेवा के वितरण में सभी केंद्र शासित प्रदेशों से आगे है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि इस पहल से जम्मू कश्मीर को वार्षिक रूप से लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 13 जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी नरुथनाथ का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुथनाथ ने मई 1930 में धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया, तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी जी की योजना के अनुसार धरसाना सत्याग्रह आगे जारी रहा। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च का नेतृत्व किया। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा दी गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा। सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। नरुथनाथ सहित बड़ी संख्या में सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। चोट की वजह से 13 जून 1930 को नरुथनाथ की मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस साहसी सपूत को हमारा नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी गनीसी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गनीसी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा। अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। श्री नायडू ने कहा कि ये संग्रहालय देश की सफल लोकतांत्रिक यात्रा और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का व्यापक अनुभव कराता है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक में गर्व का भाव उत्पन्न होता है। खेलो इंडिया युवा खेलों का समापन आज पंचकुला में हो गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए बधाई दी। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलना जरूरी है, हार और जीत इसका हिस्सा है। खेलों से हमें मेहनत करने की, टीम भावना की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, इन सब की आदत भी लगती है और अनुशासन, whether it is hard work, discipline, sportsman spirit, this all comes naturally to us, and also the leadership qualities. And I'm sure you have learned a lot from various games you have played or during this competition from the other teams as well. हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र दूसरे स्थान और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारत पहले 2 मैच हार चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनमणि ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 16 जून से गर्मी में कमी आएगी। अंडमान और निकोबार कमान की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त आज से अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित की जा रही है। ये 24 जून तक चलेगी। महामारी के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली समन्वित गश्त है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाली शक्तियों को उचित जवाब दिया जाएगा। चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सैन्य बलों के अधिक समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रसारित न करने को कहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल के 7.79% से घटकर मई में 7.04% हुई। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू जारी रहेगी। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेलों का समापन। पदक तालिका में हरियाणा पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और IIMs का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं
उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।